जांबा में 2022-23 से आरंभ हो चुकी हैं। इस संस्थान के भवन के निर्माण हेतु 16 करोड़ 44 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति 20/3/2025 को करा दी जा चुकी है। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो 16 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति दी है, क्योंकि जांबा गांव में ITI एक सरकारी स्कूल में चल रही थी जिसमें बच्चों को भी परेशानी थी और जो ITI के विद्यार्थी हैं उनको भी परेशानी थी। लेकिन अब 16 करोड़ 45 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन से दोनों को समस्याओं से छुटकारा मिला। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चौधरी आफ्ताब है। क्वेश्चन नंबर 188 सर। श्रीमान के उत्तर सदन के पटल पर मौजूद है। सर, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और मैंने 12वीं विधानसभा में भी 15/3/2011 को, 6/3/2013 को, 14वीं विधानसभा में 26/2/2024 को और इस 15वीं विधानसभा में भी सवाल को, और पिछली बार जो जवाब दिया गया था सर उसमें जो है सरकार ने दिया था एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें हमारे मूलचंद शर्मा जी थे और 15 विधायक थे। इतनी गंभीर समस्या के बाद भी मैं नहीं समझता कि ना तो उस कमेटी से सर हुआ। आज हालात ये है कि गुड़गांवा कैनाल के इस पानी से फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा, नूहू, भरतपुर, राजस्थान तक के लोग, किसानों को क्योंकि मजबूरी है, जमीन में पानी नहीं है तो इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। उस जमीन को जो है नुकसान जितना हो रहा है उसका अंदाजा हम सर इस बात से लगा सकते हैं कि पानी जहरीला तो है ही, इसमें भी एडमिट किया गया है कि उससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, लेकिन उससे ज्यादा सेम की समस्या और हजारों एकड़ भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है। मेरा सर आपके माध्यम से ये है, जैसे पिछली सरकार ने भी इसको उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, राव साहब पर्यावरण मंत्री, एक पूरी समिति बनाई जाए जिससे इस पे गंभीरता से और इसकी क्रियान्वयन को, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया सर, तो इसलिए मेरा आपसे है कि सरकार इस पे जो है एक एक्शन प्लान के तहत और स्टेट लेवल एक जो है कमेटी बनाए हमारे, जिससे कि इससे सीरियसनेस और इसका समाधान सही तरीके से निकल। अध्यक्ष महोदय, ये आफ्ताब भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि जो गुड़गांवा कैनाल में पानी जाता है वो बहुत प्रदूषित है। हम जब जमुना में पानी जाता है, हमारा ये हरियाणा में ओखला बराज से पानी जाता है, तो जमुना में पिछले दिनों हमने टेस्टिंग कराई तो दिल्ली में पानी जहाँ जाता हरियाणा में, मुख्यमंत्री जी भी गए थे, वहाँ से पानी ठीक था, लेकिन दिल्ली के इलाके में बहुत गंदा होता है और पानी उसको साफ मानते हैं जिस पानी में पशु पक्षी पी सकते और मछली पड़ सकती हो। दिल्ली का पानी इतना गंदा जाता था, लेकिन दिल्ली के जनता ने वहाँ से सरकार को वहाँ से हटा दिया। अब मेरा ये मानना है कि दिल्ली से भी साफ पानी आएगा। कुछ ही दिनों के बाद आपको ये लगेगा, क्योंकि मेवात का ही सवाल नहीं है, ये सारे इलाके का सवाल है। गुड़गांव में हम भी रहते हैं, मैंने भी देखा फरीदाबाद इलाका भी सबसे ज्यादा प्रदूषित होकर दिल्ली से हमारा पानी आता है। यहाँ हम चाहे कुछ भी जवाब दे दें, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि पानी गंदा है, बदबू बहुत आती है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आफ्ताब भाई को इस सदन में विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप जैसा चाहेंगे सरकार वो काम करेगी, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ, हमारी जमीन से जुड़ा हुआ मसला है। जो कुछ सरकार कर सकती है वो करने का प्रयत्न करेंगे और आपका भी इसमें सहयोग लेंगे। यही है कि पहले भी सरकार ने कदम उठाए तो यही सीरियसनेस रहनी चाहिए, जिससे कि सरकार जो है वो एक उच्च स्तरीय कमेटी की कह रहा हूं मैं, जिससे इसका पर्पस जो है जैसा जवाब सदन में दे रहे हैं ऐसा ही आगे निभाएंगे। ठीक है भाई साहब। श्री विनोद बयान। क्वेश्चन नंबर 189 सर। Sir, the answers are laid on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि गांव ढाणा कला में जल जमाव की स्थिति है और इसके लिए उन्होंने एक प्रपोजल भी बनाई है जिसकी 30/6/2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से
कहना चाहूँगा 30,226 को तो अभी 1.5 साल बाकी है, और किसान के खेत में जब पानी भर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किसान की क्या हालत होती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसको जितनी जल्दी डलवा सके ताकि किसान की फसल को बचाया जा सके। और इसी तरह एक गांव रामपुरा की बात है, वो भी मैंने आपसे पूछा है। रामपुरा में आपने कहा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि वहां हमने पाइपलाइन डालनी चाहिए थी, मगर किसानों ने निष्पादन के दौरान अपने खेतों में पाइपलाइन लगाने या होदी बनाने की अनुमति नहीं दी। मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी अड़चन आई है, कोई एक आध किसान ने मना किया है, तो उसके लिए हम प्रबंध करेंगे। आप इसकी प्रपोजल जरूर बनवाएं ताकि किसानों के खेत का पानी जो कि सारी फसल को तबाह कर देता है वो पानी निकलवाया जा सके। जी मंत्री जी सर, जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि ढाना कला का तो प्रोजेक्ट तैयार है और जल्द से जल्द उसको कोशिश करेंगे पूर्ण करने के लिए। और जो रामपुरा की जो बात उन्होंने खुद कही है कि वहाँ पे दिक्कत आई थी क्योंकि वहाँ पे किसानों ने पाइपलाइन नहीं डालनी दी थी, लेकिन आप उस पर काम कीजिए और जरूर विभाग काम आगे इस प्रोजेक्ट को लेकर धन्यवाद। वहाँ पे भी। श्री प्रमोद विज। प्रश्न नंबर 190। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका कह का उत्तर है कि 1 अप्रैल 2024 से अब तक पानीपत में राशन के वितरण में अनियमितताओं के कारण 4 डिपो होल्डर के खिलाफ FIR की गई है और उनकी आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है। और उसके अलावा जो हमारे 7 और डिपो होल्डर्स हैं उनकी भी शिकायत आई, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और दूसरा इनका ख का उत्तर है कि जो विभाग ने वितरण के महीने के प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिए 10 तारीख का समय एक तय कर दिया है कि 10 तारीख तक सभी डिपो पे सारा राशन पहुंच जाए, जिससे कि जो भी उपभोक्ता है उसको राशन एक टाइम पे मिले। और इसके अलावा विभाग सभी आवश्यक वस्तुओं को एक ही बैग में वितरित करने के संभावना पर विचार कर रहा है। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का एक धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो 80 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में भी करोड़ों लोगों को 5 साल के लिए गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, सप्लीमेंट्री लगाने से पहले मेरा एक बात करना चाहता हूँ कि नायब सैनी सरकार का सप्लीमेंट्री एक सेकंड सर, सप्लीमेंट्री सर जुड़ा हुआ बात है, महिला सशक्तिकरण पर है। हरियाणा सरकार का जो निर्णय है कि अब डिपो जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को दिए जा रहे हैं जब तक उनकी संख्या 50% हो जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक आदमी को एक से ज्यादा डिपो दिए जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ डाटा आया है जिसमें एक आदमी के नाम 5 राशन डिपो हैं। जी ऐसी कोई शिकायत है आप दे दे, उसकी हम जांच करा देंगे। ठीक जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है मंत्री जी। और साथ में मंत्री जी एक बात हो रही है कि कई डिपो राशन कार्डों के ऊपर, एक ही राशन कार्ड के ऊपर एक से ज्यादा धर्मों के लोगों के नाम है एक ही राशन कार्ड के ऊपर। ये कैसे हो सकता है परिवार का? उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ये एक मैनिपुलेशन है डिपो वालों की, ये हो नहीं सकता सर। अगर ऐसी कोई शिकायत है उसकी हमें बता दें, उसकी भी जांच करा दें। बहुत बहुत श्रीमती धन्यवाद। शक्ति रानी शर्मा। Honorable Speaker, sir, question number 191. जी मंत्री। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में जो उन्होंने ब्यौरा दिया है उसके अनुसार 209 अभी भी 257 स्थान अभी भी रिक्त पड़े हैं, तो ये कब तक भरे जाएंगे? क्योंकि इसमें मोस्टली PGT टीचर्स हैं जो 100 के करीब कम हैं, और इसी तरह से JGT टीचर्स हैं वो भी कम हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों का सवाल है ये,
कि बच्चों की पढ़ाई के साथ संबंधित है कि ये रिक्त स्थान कब तक भरे जा सकते हैं। और स्पीकर सर, मैं सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्दी ये एक आपकी ही विधानसभा की नहीं, जहां भी व्यवस्था करके देनी है उसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से लगी है और बहुत जल्द ये जो आपके रिक्त स्थान है इनको हम पूरा करेंगे। हमारा प्रयास तो ये है कि अप्रैल जाते जाते इसमें कुछ न कुछ आपकी व्यवस्था हम लोग करके देंगे कि नए सेशन में बच्चों को पूरी क्लासेस में बिल्कुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिंदर सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 192। मंत्री जी, यूएलबी मिनिस्टर, यूएलबी मिनिस्टर। माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें जो बस स्टैंड की भूमि को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने के लिए जगह की खोज की जा रही है। जैसे ही बस स्टैंड की भूमि कोई मिल जाएगी तो इस बस स्टैंड को स्थानांतरित करके वो पार्क बनाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरी मांग है माननीय मंत्री जी के अध्यक्ष महोदय, मेरी जो ये मांग है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। ये हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जो 2016 और 2018 में हुई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है क्योंकि ये बस अड्डे का मसला भी है और ये हमारे पार्क का, महाराजा अग्रसेन पार्क का मसला भी है। काफी दिनों से ये पेंडिंग चला आ रहा है क्योंकि मेरे क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि मेरी माता बहनों को जी रोज डेली वॉक करने के लिए रोड पे जाना पड़ता है और एक्सीडेंट की बातें होती हैं। कृपया इसको। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन 2021 के अंदर इसको नॉट फिजिबल कर दिया गया। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वयं वहां पर उसका मुआयना करने गए थे अपने बस स्टैंड का। बस स्टैंड ठीक ठाक हालत में, थोड़ा सा नीचे वहां पर आदेश भी देकर आए थे कि कुछ मिट्टी भरवाकर उसे ऊंचा कर दिया जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनके उस प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर लिया गया, लेकिन अब उसके बाद फिर दोबारा माननीय सदस्य ने ये चिंता जताई है कि एक पार्क वहां होना चाहिए। लेकिन मैं सदस्य से कहूंगा कि अगर पार्क बनवाना है तो कोई जगह चिन्हित कर लें। अगर जगह वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं है तो हम ई भूमि से भी खरीद देंगे, लेकिन बस स्टैंड को पलटवाकर उसको नया बनाकर ये करना बड़ा मुश्किल काम है जो कि मुझे फिजिबल नहीं लग रहा। अगर इन्हें पार्क बनवाना है तो कोई जगह भूमि पर डालकर हम खरीद लेंगे बनाने का। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर से पूछना चाहूंगा, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाईवे के ऊपर जी के मार्केटिंग बोर्ड की 99 एकड़ जमीन उपलब्ध है और उसमें खाली जमीन बहुत पड़ी है। उसमें से 4-5 एकड़ जमीन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे दिलवा दें वहां, जिससे कि मेरे क्षेत्र के लोगों का बहुत अच्छा प्रस्ताव भेजिए। नहीं, क्या आ चुका है, प्रस्ताव आया हुआ है सर। मैं सदस्य से पूछना चाहूंगा, जो हाईवे पर जमीन बता रहे हैं क्या उसके अंदर पार्क बना दें क्योंकि शहर से बहुत दूर होगा, क्या वो फिजिबल होगा? ठीक है सर, फिजिबल है, बिल्कुल पास में ही है, आप वहां पर पार्क बना दीजिए, मेरी समस्या हल हो जाएगी। उसे उसका एग्जामिन करा लेंगे और बना दें, कोई दिक्कत नहीं। सन नंबर 193। The answer is laid on the table of the House, sir. स्पीकर सर, मैंने मंत्री से प्रश्न पूछा था कि हरियाणा में जो है सरकारी नहरी जमीन पर कितने अवैध आवासीय मकान बने हुए हैं, तो मंत्री जी ने बताया ये जो मकान है 14 जिलों में बने हुए हैं और 14 जिलों में 9491 अवैध मकान बने हुए हैं। तो ये सभी गरीब परिवार हैं और ये तो कहीं तो 35 साल से, कोई 70 साल से बने। मेरे हल्के के शहर इंद्री में भी 309 मकान बने हुए हैं और 70 साल से बने हुए हैं। इन पे टाइम टू टाइम नहरी महकमे के जो है नोटिस आते रहते हैं खाली कराने के। वैसे तो ये महकमे की जिम्मेदारी बनती थी, मकान ही नहीं बनने चाहिए थे। अगर चलो बन भी गए हैं, गरीब आदमी है, तो मेरा मंत्री के आपके माध्यम से मंत्री जी और मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा, ये सभी गरीब परिवार हैं, 4491 परिवार में मानता होंगे, तो इन सभी को जिस प्रकार से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायती जमीन पर रहने वाले वैध कब्जों को, उनको वैध कब्जों, उनको मालिक बना दिया है, तो इन परिवारों को पर भी सहानुभूति पर विचार करके इनको भी उसी पैटर्न पे जो इनको है कुछ पैसा नॉमिनल रेट से पैसा लेकर के, हाँ, इनको अगर
मतलब इनको भी वो उनको जो मालिक बना दिया जाए, तो ऐसा मेरा निवेदन रहेगा मंत्री से और मुख्यमंत्री से। सर, ये जो महकमे की जो जिम्मेदारी वाली जो बात उन्होंने कही है, एक रिमूवल ड्राइव शुरू करी गई थी महकमे से, और जहां पे माननीय हाई कोर्ट ने फिर कंटेम्प्ट जारी किया। उसके बाद जो एजी ने एडवाइस किया गवर्नमेंट को टू टेक फर्दर एक्शन टिल द डिसीजन, नॉट टू टेक फर्दर एक्शन जब डिसीजन आएगा। तो इसके बावजूद जो प्रस्ताव आप दे रहे हैं उसको जरूर कंसिडर करा जाएगा। ठीक, धन्यवाद। श्री सतपाल जामपा। सर, क्वेश्चन नंबर 194। स्पीकर सर, विधायक जी ने एक पूछा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या ये तथ्य है कि पुंडरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव करोड़ा में 6 एकड़ भूमि पर खरीद केंद्र का फंड प्लेटफार्म कच्चा है? ये है कह जी। दूसरा भाग मुझे पूछा जी, यदि हाँ तो इसके कब तक पक्का करने का तथा बढ़ाए जाने की संभावना है? तो स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूँ, हमने 4 एकड़ में तो पहले बना रखा वहाँ जी। एक तो है कंक्रीट का आरसीसी का 190/180, 2 एकड़ में ये है, और एक है जी इंटों का 220/180। 4 एकड़ का तो पहले से बना हुआ जी उसमें, लेकिन ये अगर नाम करा देंगे, वो नाम भी नहीं है जी, हमने वैसे बना दिए। नाम करा देगा तो आगे भी कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अध्यक्ष जी, ये 1988 में बनी थी मंडी, और इसमें सर 2 एकड़ में पहला फंड बना था 88 मिनटों का, जो बिल्कुल जर्जर हालत में है। दूसरा बना था 2005 में, जो कंक्रीट वाला है सर, वो भी रिपेयर मांग रहा है। तो सर, मैं चाहूंगा कि अभी सीजन शुरू होने वाला है, उसकी एटलीस्ट रिपेयर करवा दे, और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है वो 10 एकड़ देने को तैयार है। अगर मंत्री जी अगर एग्री हो तो सर वहां पे सबयाड़ बनाया जाए। स्पीकर सर, ये 1988 की जो बात करते हैं, उस समय 6 एकड़ पंचायत को भूमि दी थी, लेकिन नाम तो नहीं कराई जी। नाम करा देंगे तो जो ये कह रहे वही कर देंगे सर। करवाने को तैयार है, प्रस्ताव रेडी है सर। ठीक है भिजवाई। श्रीमती मंजू चौधरी। क्वेश्चन नंबर 195। Answers laid on the table of the House, sir. अध्यक्ष महोदय, क्या सिंचाई और जल संसाधन मंत्री बताएंगे कि नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गत 10 वर्षों में सरकार द्वारा बनाए गए तालाबों एवं जल निकायों की संख्या कितनी है तथा उन पर खर्च की गई राशि का क्या ब्यौरा है? क्या नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नए जल टैंकों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? स्पीकर सर, पिछले 10 वर्षों में 107.70 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 185 पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज बनाई गई हैं, और ये प्रगति पर हैं। और इसके साथ साथ कमानिया गांव में भी लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से एक नया जल टैंक बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि ये डार्क जोन के एरियाज हैं और यहाँ पे माननीय सीएम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा और यहाँ पे और भी वाटर पॉन्ड्स और ये वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नांगल चौधरी में माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, इसमें कुछ गांव से शिकायत आई है, जैसे कि नांगल पीपा नारेड़ी, गोद बराबर गोड़वा निम्न गांव में जो वाटर टैंक या जोड़ नए बने हैं उनमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का सीमेंट और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये सारे वाटर टैंक टूट चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि पिछले प्रश्न पूछिए। इसी से संबंधित है सर। जी जी। पिछले 5 सालों में जितने भी वाटर टैंक बने उन सभी की जांच हमारी बहन श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार अपने अंडर करवाए, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस कर्मचारी व ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आप लिखित में दीजिए जहां जहां आपको दिक्कत आई है। नहीं, लिखित में आप दीजिएगा, मेरे पास आइएगा और कागज भेजने पड़ेंगे। ये कहाँ एग्जैक्टली स्पेसिफिक
नहीं, इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है। तो वही बोल रहे हैं अब नहीं, स्पेसिफिकली बताइए। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत लगती है तो जरूर, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक डिटेल्स देने पड़ेंगे और उसके बाद कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, आप लिखित में मंत्री जी को भिजवाइए, चाहे आप विधानसभा के माध्यम से भिजवाइए या सीधे भिजवाइए, ठीक है, उसके एक्शन होगा, मंत्री जी ने बोला। ठीक है, बोल दिया मंत्री। श्री कुलदीप वत्स 96। अध्यक्ष जी, माननीय सम्मानित साथी ने क्वेश्चन 3 भाग में पूछा है। कई भाग में पूछा क्या राज्य में रेत, बजरी, क्रेशर, पत्थर खनन जो चालान क्या सरकार द्वारा किए जाते हैं। स्पीकर साहब, अवैध खनन को रोकने के लिए नियम 102, नियम 104 के तहत किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट चालान 10,000 का है, सेकंड 15 का है और थर्ड में वही गाड़ी मिल जाए तो FIR। इसके अलावा 25 लाख से अधिक मूल्य के शोरूम वाले वाहन उत्खनन मशीनें जो 5 वर्ष से कम पुरानी हो उस पर 4 लाख का जुर्माना है। सेकंड, वाहन उत्खनन मशीनें जिनका शोरूम मूल्य 25 लाख रुपए से अधिक हो, जो 5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम पुरानी हो तो 3 लाख है। शोरूम में 10 वर्ष से अधिक वाहन उपकरणों उत्खनन मशीनों जिनके अन्यथा कानूनी रूप से चलाने की अनुमति है क्रम से 1, 2 के अंतर्गत नहीं आते तो 2 लाख की है। इसके अलावा सारे बता दो। नहीं, आपने लिखित में दिया है और सप्लीमेंट्री पूछिए। स्पीकर सर, मेरा जो क्वेश्चन है, मंत्री जी ने कहा कि चालान जो हम हैं 10 से 15,000। माननीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से एक मांग करता हूं, और मांग नहीं, एक सच्चाई आपके सामने पेश करूं। सवाल ये सर, जो ये कह रहे हैं कि 10 से 15,000 रुपये का चालान करते हैं, मेरे पास सारी कॉपियां जी 4-4 लाख रुपए तक, 2-2 लाख, 25,000, 50,000 रुपये तक है। मैं आपको विदिन टेबल करके आपको कॉपी दूंगा। दूसरा, मैंने मांग की है कि चालान का मापदंड हो कि आप इस व्हीकल पे इतना चालान करेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ये की कि जो ओवरलोडिंग के नाम से मानक मूल्य निर्धारित करें कि इस पे इतना चालान होगा। कारण क्या हो रहा है स्पीकर सर, बादली हल्के की बात नहीं है, समूचे हरियाणा के मेरे बादली हल्के में भट्ठे भी हैं, ट्रैक्टर जो जाते हैं ईंटों के भर के, उनके चालान भी 2-2 लाख रुपए के ले के आया हूं, 4 लाख, 2 लाख, 50,000। और दूसरा, मैंने कहा था भारी जो है, आप ओवरलोडिंग के जो है, हम उनके नहीं कहते, आप जो ओवरलोडिंग है उन पे चालान करें, पर उस चालान का एक निर्धारित करें कि इतना चालान होगा। कारण क्या है स्पीकर सर, मैं सीएम साहब से मांग करूंगा, सबसे बड़ी बात जो दिक्कत है, आपने प्रश्न नहीं, प्रश्न नहीं कह रहा, जवाब दे, मैं जवाब मांग, भूमिका तो बन गई, वो भूमिका नहीं जवाब है, तभी जवाब दिया सरकार ने। जो प्रश्न करवा, नहीं प्रश्न नहीं कराओ सर, जो आपने यहां इंस्पेक्टर लगाए RTO, क्या कर रहे हैं वो, मैं आपको बता देता हूं। जो गाड़ी वाले उनसे सेटिंग कर लेते हैं तो उनकी गाड़ियां चलती हैं, जो सेटिंग नहीं करते हैं उनकी गाड़ियों के चालान होते हैं। मेरे इलाके में धर्मेंद्र इंस्पेक्टर, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये सारे हैं सर, एक मिनट, ये सारे हैं, एक मिनट, सारे मत खड़े होना, मैं क्लियर बता रहा हूं, इधर से इधर भी बता रहा हूं। ये प्रश्न काल है, ये चर्चा काल नहीं है। नहीं, देखिए, चर्चा का कभी भी जवाब आपको नहीं मिलेगा सटीक, प्रश्न का जवाब मिलेगा। प्रश्न रखिए, नहीं इतनी लंबी चर्चा नहीं मैं होने दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, सप्लीमेंट्री पूछो। आप मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हो? मैं पूछना वही चाह रहा हूँ ना जी, जो माइनिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या इस पर आप रोक लगाएंगे जी? जो इलाके में बादली हल्के, क्या हरियाणा में और कहीं RTO नहीं है क्या? ये बादली हल्के में अध्यक्ष जी, ठीक है, मेरे साथी ने सवाल किया ओवरलोड का। ओवरलोड खनन विभाग उनके चालान नहीं करता, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके चालान करता है, उनके मापदंड है। इसी प्रकार से ये मेरा सवाल है। सेकेंडली इनका सवाल है, क्या किसानों को कृषि परियोजनाओं के लिए अपने खेतों का समतल करने के लिए खनन विभाग अनुमति लेनी पड़ती है?
या चालान हो जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ने हवाला दिया, वहां पर पैसे नहीं लिए जाते, राजस्थान में पैसे लिए जाते। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं नायब सैनी सरकार का। सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए किसान अपने खेत से समतल करता है या पर्सनल अपने घर में कोई उसने फिलिंग करनी है, मिट्टी उठाता है, तो उसमें राज्य सरकार ने 3/1/4 के तहत 12/3/2024 को एक फैसला लिया कि किसान सम्मिलित करे, अपने घर के लिए यूटिलाइज करे, पर्सनल उसके लिए मिट्टी घर ले जाए, मिट्टी घर बैठ करके पोर्टल पर केवल परमिट लेना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई पर्सनल कोई काम करना, कोई ज्यादा फीलिंग है, कोई परमिट लेना है, उसमें ₹3.50 प्रति टन हम परमिट देकर फीस लेते हैं। कोई रेत है तो 40 और 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम पैसे चार्ज करते हैं। ठीक। श्री रणधीर पनियार।